नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अंकिता मिश्रा अपने जीके जीएस यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हमने कल सैयद वंश को देख लिया था और आज हम देखेंगे लोदी वंश को। और मैं आपको बता दूँ, ये हमारी लूसेंट की पुस्तक है। लूसेंट के बुक की सीरीज चल रही है। जहाँ कहीं भी जीके जीएस पूछा जाता है, जिस किसी भी परीक्षा में आता है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। तो आप सब लोग इसको ज़रूर देखिए और चैनल पर बने रहिए, लाइक शेयर करिए और कंटिन्यू बने रहिए। आप लोगों को इस पर टॉपिक वाइज मिलेगी, टॉपिक वाइज चल रही है सीरीज ही, और टॉपिक वाइज आपको जानकारी मिलेगी इस पर। तो आप लोग बने रहिए। चलिए देखिए लोदी वंश। तो लोदी वंश का समय है 1451 से 1526 ईस्वी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। वह 19 अप्रैल 1951 को बहलोल शाह की उपाधि से दिल्ली के शासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। बहलोल लोदी के बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों को खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था, खुद को भी खड़ा रखता था जब उसके सरदार खड़े होते थे। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। भूमि के लिए मापन प्रमाणिक पैमाने गजे सिकंदर का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया। और गुल रुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी ही था। गुल रुखी शीर्षक फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया और इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के निर्माण से अनुवाद किया। नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दिया था। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने व मुसलमान स्त्रियों को पीरों और संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 को हो गई और इस दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। जब बहलोल लोदी जो है इनका निधन हो गया, जब सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 को हो गई तो इनका पुत्र था इब्राहिम शाह और ये शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। आगे हम देखते हैं। संभवतया दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोदी का सुल्तान प्रथम सुल्तान था, जो कि हिंदुओं के त्योहारों प्रमुख होली में भाग लेता था। तो ये पहला ऐसा सुल्तान था जो हिंदू के त्योहारों में मुख्यतः खास रूप से होली में, जो हिंदू का त्यौहार होता था, उसमें भाग लेने वाला सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी था। प्रथम सुल्तान था ये, जो हिंदू के त्योहारों में इंटरेस्ट रखता था। आगे देखते हैं। दिल्ली की मोट मस्जिद
सिकंदर लोदी ने प्रधानमंत्री वजीर मियाँ भुइया ने 1505 में बनवाई थी। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया था। तो ये 21 अप्रैल, ये महत्वपूर्ण भी है, पूछा भी जाता है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें कौन हारा था? बाबर हार गया था और इस युद्ध में वह मारा भी गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण कौन दिया था? पंजाब का शासक था दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था इन्हें कि जाओ भारत पर आक्रमण करो। अब देखते हैं सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन होता था? सुल्तान। और बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे। बलबन और अलाउद्दीन के समय अमीर जो है प्रभावहीन हो गए थे। जो अमीर लोग थे वो कैसे हो गए थे? वो प्रभावहीन हो गए थे। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था। लोदी वंश के शासन में सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस एवं खलवत कहा गया। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। बार ए खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीर, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। बार ए आजम, सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग करता था। सुल्तान के राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग कौन करता था? बार ए आजम। और बार ए खास जो था, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीर, मालिकों एवं अन्य रईसों को बुलाता था। बार ए खास। आगे हम देखते हैं मंत्री एवं उससे संबंधित जो विभाग थे सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में, इसको देखते हैं। तो वजीर मंत्री जो होते थे, वजीर प्रधानमंत्री, वजीर किसको कहते थे उस टाइम? प्रधानमंत्री को कहते थे। और इनका विभाग होता था कि राजस्व विभाग का प्रमुख और मुशर्रिफ ए मुमालिक प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय का लेखा जोखा करता था। मुशर्रिफ ए मुमालिक जो होता था। और मजूम आदर, उधार दिए गए धन का हिसाब किताब रखना। तो उधार दिए गए धन का हिसाब किताब उस शासनकाल में कौन रखता था? जो मजूम आदर होता था, है ना, मजूमदार या मजूम आदर जिसको कहते हैं। आगे देखते हैं खजीन किसको? जो कोषा अध्यक्ष होता था, कोष का अध्यक्ष होता था। आरिज ए मुमालिक, दीवान ए अर्ज एवं सैन्य विभाग का प्रमुख कौन होता था? आरिज ए मुमालिक। और सद्र ए सुदूर, धर्म विभाग एवं दान का प्रमुख होता था। काजी उल कजात, ये सुल्तान के बाद न्याय के सर्वोच्च अधिकारी होते थे। और वकील ए दर कौन होता था? ये सुल्तान के व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करते थे।
दीवान ए खैरात, ये दान विभाग को क्या कहते थे? दीवान ए खैरात। दीवान ए बंदगान, ये दास का विभाग होता था। और दीवान ए इस्तिहाक, ये पेंशन विभाग होता था। दीवान ए इस्तिहाक पेंशन विभाग होता था। आगे देखते हैं। सल्तनत काल में दीवान रियासत धार्मिक मामलों और स्थानों योग्य विद्वानों धर्मपरायण लोगों को वजीफ़ा देता था और इसका अध्यक्ष प्रमुख सदर होता था। साधारणतया प्रधान काजी होता था और यह न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। आगे हम देखते हैं। दीवान ए मुस्तखराज, ये वित्त विभाग होता था और इनको बनाने वाला जो सुल्तान था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। दीवान ए कोही किसको कहते हैं? ये कृषि विभाग को कहते हैं और ये मोहम्मद बिन तुगलक बनाने वाला था इसको, दीवान ए कोही को। दीवान ए अर्ज, ये सैन्य विभाग है और इसको किसने बनाया? बलबन। और इसको भी कहा जाता है कि बलबन के शासनकाल में सैन्य विभाग जो था बहुत ही बलशाली था, है ना। तो दीवान ए अर्ज, ये सैन्य विभाग, ये बलबन। दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए इंसा नामक विभाग राज्य के पत्राचार से संबंध रखता था। साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों को पूर्ण जानकारी के लिए दूत की नियुक्ति की जाती थी और ये दूत वारिद कहलाते थे। शासक के सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र लोग ही मुख्य वारिद के पद पर नियुक्त किए जाते थे। लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज तुगलक ने की थी और यह विभाग नहरों तथा सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था। तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक। और ये किस कार्य के लिए था? तो ये विभाग के नहरों और सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था। सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था। इसे इक्ता या सूबा कहा जाता है। सल्तनत कितने प्रांतों में बटा था? तो ये अनेक प्रांतों में बटा था और इसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब, वली और मुफ्ती द्वारा होता था। इक्ता सिक्कों जिले में विभाजित किया जाता था, जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था जो एक सैनिक अधिकारी था। आगे देखते हैं राजस्व कर व्यवस्था। इसमें उत्तर है कि मुसलमान से लिया जाने वाला भूमि जो है भूमि कर, खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, जक़ात मुसलमानों पर धार्मिक कर संपत्ति व 40वां हिस्सा, जजिया ये गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था। नोट है एक बार सही दिखाई पड़ता है फिर पता नहीं क्या हो जाता है इसमें। तो उश्र क्या था? यह मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। खराज एक गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। और जक़ात यह मुसलमानों पर धार्मिक संपत्ति का 40वां हिस्सा। जक़ात भी एक ये कर ही होता था और ये मुसलमानों के धार्मिक कर कहलाता है। और संपत्ति का मतलब जितनी संपत्ति है उसका 40% हिस्सा जो है 40वां हिस्सा देना पड़ता है जक़ात में। जाजिया ये भी कर है, जजिया कर ये गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था। आगे नोट है खम्स, यह लूटे हुए धन, खानों, भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्ति संपत्ति जो है 1/5 भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था तथा शेष 4/5 भाग उसके सैनिकों अथवा खजानों को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासक 4 से 5
हिस्सा स्वयं को अपने लिए रखा था। कितना हिस्सा फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर अन्य शासकों ने रखा था? 4 से 5 हिस्सा वो स्वयं अपने लिए रखा था। सुल्तान सिकंदर लोदी गढ़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया था। तो ऐसा कौन सा शासक है जिन्होंने गढ़े हुए खजानों में से अपना हिस्सा नहीं लिया था? तो वे सिकंदर लोदी ही थे। आगे हम देखते हैं, सिखों को परगनों में विभाजित किया गया था। अली परगने का मुख्य अधिकारी था और मुशर्रिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। एक शहर या गांव के शासन की देखरेख अमीर ए शदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन काल की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? ये ग्राम। प्रशासन काल की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। और ग्रामों में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुते यानी छोटे जमींदार जो थे उन्हें क्या कहते थे? उन्हें जो है खुद कहते थे। और मुकद्दम ये मुखिया होते थे। और ग्राम एक पटवारी होता था। पटवारी रिकपाल को कहते हैं। ग्राम का एक पटवारी होता था जो ज़मीन जायदाद का सबके हिसाब किताब रखने वाला, उन्हें लेखपाल भी कहते हैं। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था और ग्राम सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुद छोटे जमींदार और मुकद्दम गांव का मुखिया होते थे और ग्राम का एक पटवारी होता था। आगे देखते हैं, सुल्तान की अस्थाई सेना खास खेल नाम दिया गया था। सुल्तान की अस्थाई सेना को खास खेल नाम दिया गया था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलीक तथा अराद कहा गया। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली और मशीन को मंगलिक या अराद कहा गया। मंगलिक और अराद। आगे देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया। इक्ता प्रथा को कौन से शासक ने समाप्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत किसने की थी? फिरोज तुगलक ने की थी। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत किसने की? फिरोज तुगलक ने की थी। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब, रूस से मंगाए जाते थे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैं जो ये बार बार रिपीट कर रही हूँ इसका मेरा एक ही मकसद है, याद करने का। और इस वीडियो का एक ही मकसद है कि याद हो जाए। तो इससे आप लोग घबराइए मत कि मैं एक स्टेटमेंट को 2-2 बार 3-3 बार रिपीट कर रही हूँ। तो सल्तनत काल में सबसे अच्छी नस्ल के घोड़े और कहाँ से मंगवाए जाते थे? ये तुर्की, अरब, रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। हाथी कहाँ से मंगाए जाते थे? हाथी बंगाल से। और घोड़े जो थे वो तुर्क, अरब और रूस से मंगाए जाते थे। अच्छा, ये देख लेते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं। तो स्थान है और उनकी प्रसिद्धि के कारण है। कौन सी चीज़ कहाँ के लिए प्रसिद्ध था, कौन सा सामान, तो उसको हम देखते हैं। यहाँ से देखते हैं, 10 अश्वारोही, मतलब अश्वारोही का मतलब अश्व का अर्थ घोड़ा ही होता है। तो 10 अश्वारोही, 1 सर 1 खेल, 10 सर 1 खेल, 1 सिपा सलार और 10 सिपा सलार 1 अमीर, 10 अमीर 1 मलिक, 10 मलिक 1 खान। अच्छा, इसके बारे में हमें नहीं पता है। चलिए हम ये प्रसिद्ध और प्रसिद्धि के कारण जान लेते हैं। तो सुरसुती ये अच्छी किस्म के चावल के लिए था। सुरसुती किस लिए प्रसिद्ध था?
ये अच्छी किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध था। और अनिवाड़ा यह व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध था। सतगांव इसमें रेशमी रजाइयों के लिए प्रसिद्ध था। और आगरा जो है नील के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। बनारस सोने चांदी जड़ी के काम के लिए प्रसिद्ध था। सुरसुती अच्छे किस्म के चावल के लिए, अनिवाड़ा व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में, सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए, आगरा नील के उत्पादन के लिए, बनारस सोना चांदी एवं जड़ी के काम के लिए। तो ये थे प्रसिद्ध। और हम पढ़ रहे हैं सल्तनत काल की शासन व्यवस्था को, इसको भी ध्यान देंगे। बस थोड़ा सा है, ये पाठ खत्म हो जाएगा। सल्तनत कालीन कानून शरीयत कुरान हदीस आधारित था। और मुस्लिम कानून के 4 संपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इजमा, कयास। तो मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे। कौन कौन थे? कुरान, हदीस, इजमा, कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। तो सुल्तान कितने बार सप्ताह में न्याय करने के लिए उस टाइम उपस्थित होता था? 2 बार। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया। और भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मशाहत कहलाता था। अच्छा, तो ये जो भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार में जो लगान का निर्धारण होता था उसे क्या कहते थे? मशाहत कहते थे। और इसकी शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान में दी गई भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। तो जो दान में भूमि दी गई थी उसे अलाउद्दीन ने छीनकर खालसा में परिवर्तित कर दिया था। इसका फोन है, 1 सेकंड फ्रेंड। हाँ मम्मी, बाद में बात करेंगे। माफ़ कीजिएगा, हमारी माँ का फ़ोन था। सबका फ़ोन तो नहीं उठा सकते, लेकिन माँ का फ़ोन नहीं करते तो उठाते तो बार बार करती रहती। तो अलाउद्दीन ने दान में दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर किस भूमि में परिवर्तित कर दिया? खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टके और तांबे के दिरहम पर आधारित थी। तो सुल्तनत कालीन में मुद्रा की व्यवस्था जो थी वो चांदी के टके, मतलब टके पैसे को कहते थे, सिक्का, चांदी के टके और तांबे के दिरहम पर आधारित थी। मतलब चांदी के सिक्के होते थे और तांबे के भी होते थे, जिन्हें दिरहम कहते थे। देव सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। कौन? देव। आगे हम देखते हैं विजयनगर का साम्राज्य। तो विजयनगर का साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के एक अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर, नाम ही से जाहिर है। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी।
तो हरिहर एवं बुक्का जो थे, इन्होंने विजयनगर की स्थापना कैसे की थी? ये विद्यारण्य मतलब विद्यारण्य के समय, विद्या को ग्रहण करने समय संत से आशीर्वाद प्राप्त कर के किया था। हरिहर एवं बुक्का के अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी, और हम पढ़ भी चुके हैं पीछे संगम वंश को। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। पहले एग्जामों में ये सब प्रश्न बार बार रिपीट होते थे, अभी तो प्रश्न पता नहीं कहाँ से पूछते हैं, लेकिन पुस्तक तो हमें पढ़ ही लेना है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्र नदी पर स्थित है और इसकी राजभाषा तेलुगु थी। हरिहर एवं बुक्का पहले बीरगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया: संगम, तलुभ और अराविडु वंश। माफ कीजिएगा, संगम, सलुभ, तुलुभ एवं अराविडु वंश। और बुक्का प्रथम, बुक्का फर्स्ट भी कह सकते हैं, बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। तो वेद मार्ग और प्रतिष्ठापक की उपाधि सल्तनत का विजयनगर साम्राज्य में किसने स्थापित की थी? तो बुक्का ने की थी। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, और इटली के यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम ने शासनकाल में आया और इसने दास प्रथा के बारे में विस्तृत वर्णन किया। इटली के यात्री थे निकोलो कांटी, और विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम शासनकाल में आए थे ये, और इन्होंने ही दास प्रथा का विस्तृत वर्णन किया था, है ना। निकोलो कांटी ने किस प्रथा का वर्णन किया था? तो ये दास प्रथा का विस्तृत वर्णन किए थे, और किसके समय में आए थे? देवराज प्रथम के समय में आए थे। आगे हम देखते हैं संगम वंश के प्रमुख शासक और उनका समय देख लेते हैं हम। हरिहर का समय था 1336 से 1356 ईस्वी। बुक्का प्रथम का समय था 1356 से 1377 ईस्वी। हरिहर द्वितीय का समय था 1377 से 1404 ईस्वी। देवराय प्रथम का समय था 1406 से 1422 ईस्वी। देवराय द्वितीय का समय था 1422 से 1486 ईस्वी। मल्लिका अर्जुन 1446 से 1465 ईस्वी इनका समय था, और हैं विरूपाक्ष का द्वितीय का समय था 1465 से 1485। और आगे देखते हैं अष्टदिग्गज में शामिल कवि और उनकी रचना क्या क्या थी, ये जान लेते हैं। अल्लसनी कवि थे विजयनगर साम्राज्य में, और इनकी रचना थी मनुचरितम एवं हरिकथा सार। तो अल्लिसन पेद्दन इनकी रचना मनुचरितम एवं हरिकथा सार। नंदी तिष्म इनकी रचना है परिजात हरण। भट्टमूर्ति ये नरशंभुपालियम और हरिश्चंद्रन लोपाख्यानम। धुर्जति ये कला हस्ती महात्म्य। मल्लन राजशेखर चरित्र। अच्युतराज संकलक कथा सार संग्रह। रामचंद्र एवं रामाभ्युदयम। पिंगाली का राघव पांडियम। तेनाली रामकृष्ण का था पांडुरंग महात्म्य।
देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सकें, और सिंचाई के लिए उसके हरिद्रा नदी पर बांध बनवाया था। तो बांध किसने बनवाया था जल की कमी को दूर करने के लिए? देवराय प्रथम ने बनवाया था। और किस नदी पर बनवाया था? तो तुंगभद्रा नदी पर बनवाया था। आगे देखते हैं, संगम वंश में सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो ये देवराय द्वितीय था। संगम वंश में सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। क्या प्रॉब्लम हो जाती है बार बार। और इमाडी देवराय भी कहा जाता है देवराय द्वितीय को। आगे देखते हैं, फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था, और इसके अनुसार विजयनगर की पुलिस सेवा का वेतन वेश्यालय की आय से दी जाती थी। तेलुगु कवि श्रीनाथ ने कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक देवराय के शासनकाल में विजयनगर आया था, और इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस सेवा का वेतन वेश्यालय की आय से दी जाती थी। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे, और फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमान को भर्ती किया और उन्हें जागीरें दी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जग बैठ कर हाथियों का शिकार कहा गया। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। मल्लिकार्जुन प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। प्रौढ़ देवराय किसको? मल्लिकार्जुन को कहा जाता था। शालू नरसिंह विजयनगर के दूसरे वंश शालू वंश 1485 से 1506 ईस्वी की स्थापना की। तुलु वंश 1505 से 1565 की स्थापना वीर सिंह नरसिंह ने की थी। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेवराय था। वह 8 अगस्त 1509 को शासक बना। सालू तिम्मा कृष्णदेवराय योग मंत्री का सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी बाबरनामा। उसमें उन्होंने कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था ना। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य 8 सर्वश्रेष्ठ रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है। और अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में अल्लीसेन पेद्दन सर्वप्रमुख था। संस्कृत एवं तेल दोनों भाषाओं का विद्वान था। इसे तेलुगु कविता का पितामह, आंध्र कविता का पितामह की उपाधि प्राप्त थी। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्त मलयालम एवं संस्कृत में जाम्ब वस्तु कल्याणम उषा परिणय की रचना की। विजयनगर साम्राज्य में नंदिना गढ़ी लिपि का प्रयोग होता था। ये महत्वपूर्ण है। विजयनगर साम्राज्य में किस लिपि का प्रयोग होता था? तो नंदिना गढ़ी लिपि का प्रयोग होता था। नागलपुर नामक नए नगर हजारा राम विट्ठल
स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने करवाया था। इसके अतिरिक्त कृष्णदेवराय ने चिदम्बर मंदिरम, अम्बारम पार्वती का मंदिर और कांचीपुर में वरदराज एकम्बरनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कृष्णदेवराय की मृत्यु 1529 में हो गई और कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह। तुलुव वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव था। राक्षसी तंगड़ी एवं तालीकोटा बन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 में हुआ और इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ था यह बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा युद्ध में विजयनगर नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर राजाओं में बहमनी सुल्तान के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के कछार में, मराठा वाड़ा प्रदेश में। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पिन्नुकोंडा की राजधानी बनाकर शासन का प्रारंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश आरावीडु वंश 1570 से 1672 की स्थापना तिरुमल सदाशिव ने अपदस्थ पेनुकोंडा में किया। आरावीडु वंश की स्थापना शासक रंग 3 था। आरावीडु शासक वेंकट द्वितीय ने शासनकाल में वोडेयार 1632 में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासन इकाई क्रम घटते हुए इस प्रकार था: प्रांत मंडल कोट्टायम, बलनाडु जिला, नाडु मेला ग्राम, 50 ग्राम का समूह उरग्राम। विजयनगर कालीन में सेनानायक को नायक कहा जाता था। नायक वस्तुतः भूमि सामंत थे जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनके अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूमि खंड देता था जो अमरम कहलाता था। आयंगर व्यवस्था देखते हैं। प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में सुसंगठित किया गया था और इन ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 शासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी जिनको समूह के रूप में आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त व कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी और इनका पद आनुवंशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति अधिकारियों की इजाज़त के बिना ना तो बेची जा सकती थी और ना ही दान में दी जा सकती थी। आगे देखते हैं हम कि विजयनगर में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। सबसे पहले कौन आए थे? निकोलो कोंटी। ये इटली देश से आए थे। 1420 ईस्वी में आए थे और किसके शासनकाल में? तो ये देवराज प्रथम के। अब्दुल रज्जाक ये फारस के थे और 1442 ईस्वी में आए थे और ये देवराज द्वितीय के शासनकाल में आए थे। नूनिज ये पुर्तगाल थे। ये 1500 ईस्वी में आए थे और ये 1535 ईस्वी में आए थे और ये अच्युत राय के शासनकाल में आए थे। डोमिंग पायस ये पुर्तगाली ही थे, पुर्तगाल से आए थे, 1515 में आए थे और ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए थे। बाराबोसा ये भी पुर्तगाल से आए थे और ये 1515 से 1600 ईस्वी में आए थे।
और ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही आए थे। तो पुर्तगाल से ज़्यादा लोग आए थे यात्रा करने के लिए भारत में। आगे हम देखते हैं करडिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे और विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर 1/6वां भाग था। विवाह कर एवं वर वधू दोनों से लिया जाता था। जो विवाह का कर होता था दोनों पक्षों के, वर और वधू दोनों पार्टियों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। उम्बली ग्राम में विशेष सेवा के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी। रक्त कोड़गे ये युद्ध में शौर्य के प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था। रक्त कोड़गे ये किसको कहा जाता था? जो युद्ध शौर्य में प्रदर्शन करने वाले शहीद हो जाते थे यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, उनके परिवार को दी गई भूमि को रक्त कोड़गे कहा जाता था। आगे देखते हैं कुट्टगी। ये ब्राह्मण मंदिर में बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि देते थे, ऐसी भूमि को कुट्टगी कहा जाता था। विजयनगर के शासनकाल में कुट्टगी किसको कहा जाता था? ब्राह्मण मंदिर में बड़े भूस्वामी जो होते थे वो अपनी खेती या कृषि नहीं कर सकते थे और वो किसानों को पट्टे पर भूमि देते थे और ऐसी भूमि को कुट्टगी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ हस्तांतरित हो जाते थे वे कूद कहलाते थे। युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुषों के लिए गंडपेद्र नामक पैर धारण करने वाले कड़े को सम्मान का प्रतीक माना जाता था। युद्ध वीरता में दिखाने के लिए जो पुरुष गंडपेद्र नामक पैर धारण करने वाले कड़े को सम्मान का प्रतीक माना जाता था। जो पैर में पहना जाता था वीरता के समय तो उनको लोग सम्मान के नज़रों से देखते थे और सम्मान का प्रतीक भी माना जाता था। कृष्णदेवराज राय के दरबार में महिला अंगरक्षिकाओं का वर्णन मिलता है। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था। विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था? कदाचार कहलाता था और इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। चोटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोग वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत में दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को क्या कहा जाता था? बड़वा कहा जाता था। बसने वाले को बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्य के क्रय विक्रय को बेग बस कहा जाता था। तो विजयनगर शासनकाल में दास प्रथा प्रचलित थी और मनुष्य के क्रय विक्रय को बेग बग कहा जाता था और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। पर्दा कोई ज़रूरी नहीं था, परंतु सती प्रथा स्वैच्छिक विद्यमान थी। बाल विवाह सामान्य प्रथा थी। बाल विवाह भी एक सामान्य प्रथा के रूप में थी। सती प्रथा भी थी लेकिन पर्दा का प्रचलन उस समय नहीं था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था और इनकी आजीविका के लिए भूमि नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर के मंदिर स्थापत्य एक विशेषता कल्याण मंडप एवं 1000 स्तंभों वाले गोपुरम का निर्माण था। कल्याण मंडप में देवता का विवाह समारोह मनाया जाता था। मंदिर के साथ देवता की पत्नी अमान मंदिर का भी निर्माण होता था। तिरुपति मंदिर में कृष्णदेवराय की एवं उनकी पत्नियां तिरुमल एवं चिंता देवी वेंकट प्रथम आदि की मूर्तियां हैं।
पति मंदिर में किसकी मूर्तियां हैं? कृष्णदेव राय एवं उनकी पत्नी तिरुमल एवं चिता देवी तथा वेंकट प्रथम की आदि की मूर्तियां हैं। महानवमी का त्यौहार विजयनगर का प्रमुख राज्योत्सव था और उत्सव देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए था। विजयनगर काल को कन्नड़ कृतियों में भीमक द्वारा रचित बासव पुराण अत्यंत प्रसिद्ध लिंगायत धर्म ग्रंथ था। मदुरा विजयम बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन की पत्नी गंगा देवी की रचना है। कृष्णदेव राय राम राय के अच्छे संगीतज्ञ लक्ष्मी नारायण कृष्णदेव राय का दरबारी संगीतकार उस संगीत का सूर्योदय नामक पुस्तक की रचना की थी। संत विद्यारण्य के संगीत एवं संगीत सार की रचना की थी। बीड़ा विजयनगर साम्राज्य सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय संगीत वाद्य था। विजयनगर की चित्रकला लीपाक्षी के नाम से जानी जाती है। चित्रकला के विषय में रामायण और महाभारत के लिए विकसित हुई यक्षिणी के कहाँ पढ़ रहे थे, चलिए फिर से देखते हैं। यहाँ पे विजयनगर की चित्रकला को लीपाक्षी कला के नाम से जाना जाता है और इस चित्रकला के विषय में रामायण महाभारत के लिए गए हैं। विजयनगर में नृत्य और संगीत को मिलाकर एक शैली विकसित हुई जिन्हें यक्षिणी शैली के नाम से जानी जाती है। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्वर्ण वाराह था और इसका वजन 52 ग्रेन था, जिसे विदेशी यात्रियों में हूण प्रदोष या पगौड़ा के रूप में उल्लेखित किया है। सोने के छोटे सिक्कों को प्रताप फड़म कहा जाता था। प्रताप 26 ग्रेन तथा फड़म 5.5 ग्रेन होता था। चांदी के छोटे सिक्कों को तार कहा जाता था। विजयनगर के पश्चिम तटीय क्षेत्रों को कुजेड्रो पुर्तगाली, दीनार फारसी, फ्लोरीन, डुकेट इटली मुद्राएं प्रचलित थी। आगे हम देखेंगे बहमनी राज्य, वो हम कल देखेंगे। ये 47 मिनट का वीडियो हो गया है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड। और ये टॉपिक वाइज मिलेगा यहाँ पे, तो सभी लोग इसी कंटिन्यू देखिए। अगर वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके आपको ये पूरी पुस्तक सीरीज़ मिल जाएगी। और फ्रेंड सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार दोबारा रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ मिस्टेक हो रहा है तो उसे बताइए आप कमेंट में। और आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। इसी के साथ धन्यवाद।